अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन मार्केट में 79,000 के क्लोज मार्केट क्लोजर हुई। इट मींस कि यहाँ पर एक अच्छी चेंज दिखी जा रही है। 8,700 अबव क्लोजिंग होना, 500 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा जाना मार्केट के लिए खुशहाल बात है। आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और यही एक्सपेक्टेशंस है कि जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट के नंबर्स बढ़ रहे हैं, वैसे ही मार्केट की जो एक रिदम है वो कायम रहे। साथ साथ हम कह सकते हैं कि आईएमएफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद जो चीजें मार्केट की बेटरमेंट की तरफ आई हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का मार्केट के अंदर एक कम बैक करना है। यही चीजें हैं जो मार्केट की जो एक प्राइस अर्निंग मल्टीपल है उसको डेली बेसिस पे बढ़ाते हुए, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो रिटर्न्स हैं, जो हमारे पास सेक्टर वाइज पोजीशन है या ब्लू चिप स्क्रिप्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा इस चीज का फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इन्फ्लेशन के हवाले से ये बताना जरूरी है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत जबरदस्त तरीके से, यानी कि आफ्टर 3 इयर्स सिंगल डिजिट में आने वाले हैं। दिस इज वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी कि जब जब इन्फ्लेशन आपके मुल्क की कम होती है तो इससे ऑटोमेटिकली तमाम चीजें फाइन ट्यून हो जाती है। यकीनन अब जब पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होगी 12 सितंबर को, तो उसमें पता चलेगा कि कितना हमारे पास रूम है या कितना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज को मद्देनजर रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे इसको देखते हैं। बट देयर इज अ लॉट ऑफ रूम टू डिक्रीज दी पॉलिसी रेट। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से बात करेंगे। कंज्यूमर फाइनेंसिंग इज अनदर थिंग एंड माइक्रो स्मॉल फाइनेंसिंग विच टेकन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान और इन द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे डिटेल में। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने 9 मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदा तलबा से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने आर्मी चीफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी नाजिया, ISPR के मुताबिक आज GHQ रावलपिंडी में बरी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 44 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने, एक वफ्द ने मुलाकात की। इस वफ्द में 9 मुख्तलिफ मुल्कों के जो नुमाइंदा तलबा थे वो शामिल थे। इस मौका पर तलबा ने आर्मी चीफ से इंटरेक्टिव सेशन किया, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामला, दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तलबा को बताया गया कि खित्ते में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है और ख़ास तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो एक बेमिसाल कमिटमेंट का मुजाहरा किया है, उस हवाले से तलबा को भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तलबा से गुफ्तगू करते हुए दरपेश चैलेंजेस, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के हवाले से तालीम की और ख़ास तौर पर तनकीदी सोच की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल के हवाले से भी तलबा को आगाह किया और शुरा पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी ज़ाती राय पर मुश्तमिल, जो है ज़ाती तजुर्बात पर मुश्तमिल अपनी राय कायम करें। आर्मी चीफ ने तलबा से ये भी कहा कि जो एक फेक न्यूज़, जो डिजिटल इरा है, उस हवाले से जो जाली खबरें, मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके हवाले से भी तलबा जो है वो मुस्बत सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और जो एक पाकिस्तान के हवाले से एक मनफी लैंडस्केप जो पेश किया जाता है, उसके भी खात्मे के हवाले से अपना किरदार अदा करें। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द ने आर्मी चीफ की तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव और एनलाइटनिंग इंटरेक्शन करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने जो है तलबा के साथ ग्रुप फोटो भी बनाया और उनको जनरल हेडक्वार्टर के हवाले से जो है तफसीली ब्रीफ भी किया गया। ख़ास तौर पर जो यूथ, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के हवाले से जो पाकिस्तान में सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर इनिशिएटिव ले रही है, उसके हवाले से भी तलबा को आगाह किया गया। जी
बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, तफसील से आप हमें आगाह कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से 9 मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदा तलबा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में तलबा ने आर्मी चीफ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम और तनकीदी सोच सबसे अहम है। तलबा को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान की कलीदी किरदार से भी आगाह किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एवरेज लोन साइज ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो वो 60,000 है, तो इसका मतलब है 5 लाख भी वो हायर साइड पर ही आता है। और अब जो जिस इदारे में मैं काम करता हूँ हम लोग भी तकरीबन 30,000 से स्टार्ट करते हैं और फिर हम डिफरेंट साइकिल्स में, क्योंकि इसके अंदर रीपेमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको सुन के खुशी होगी कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो लोएस्ट है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं कमर्शियल बैंक्स के साथ बहुत कम है। तो उन लोगों को, गरीब लोगों को जो कर्ज फराहम किया जाता है उसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। बिल्कुल, आपने डिटेल बताई है। मैं शारिक साहब से भी इंट्रोडक्टरी कमेंट लूंगी। शारिक साहब, एक तरफ माइक्रो फाइनेंसिंग की बात हुई है, एक तरफ कंज्यूमर फाइनेंसिंग भी मैं चाहूँगी कि आप डिस्कस करें। कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा पॉलिसी रेट बढ़ने की वजह से या हमारे पास इन्फ्लेशन की वजह से ये 2-3 साल बड़े मुश्किल देखे हमने, तो ये हमारे भी व्यूअर्स को बताएं कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और अब जबकि इन्फ्लेशन कम होने जा रही है तो क्या हमारे पास चीज़ें दोबारा बेहतरी की तरफ आ जाएंगी? थैंक यू नताशा, आपने शो में बुलाया। और अभी मैं शरीफ साहब की बात से मुझे जब इन्होंने कहा कि जी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के वो बहुत कम है, तो इसका जो नतीजा मैंने अख्ज़ किया वो ये है कि जो छोटे आदमी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कर्ज उतारने में उनकी जो लेवल है ईमानदारी का और स्टेचर जो है, क्रेडिबिलिटी उनकी बहुत बेहतर है। तो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग और बड़ी अच्छी बात है कि वो गरीब आदमी, वो छोटे लोग जो कर्जा लेते हैं, वो मुआशरे का एक बहुत बड़ा एसेट है और वो ईमानदार है। तो एक तो ये बड़ी अच्छी खुशाइंद नतीजा है माइक्रो फाइनेंस बैंक की रीपेमेंट्स के हवाले से जो इन्होंने बताया। आपने जो पूछा कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग पाकिस्तान में, नताशा, कंज्यूमर फाइनेंसिंग पाकिस्तान में आज तो बहुत ही बुहरान का शिकार है और उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है कि पाकिस्तान में जो फाइनेंसिंग का जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और 22-24% पे गाड़ी लेना, रेफ्रिजरेटर लेना, टीवी लेना या दूसरी कंज्यूमर आइटम्स लेना जो है उसकी रीपेमेंट्स जो है वो वर्थ नहीं है। तो मतलब लेट्स से कि हमने 100,000 की कोई चीज़ ली है तो वो आपको पड़ेगी 100,000 एंड 1,25,000 रुपए, ठीक है। मतलब है कि शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि जब आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग होती है तो वो काइबर प्लस 5, 4, 6 जैसा भी बैंक का जो अपना एक स्प्रेड होता है। और कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है वो नो डाउट किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी मुआशरे का इकोनॉमिक ट्रिगर है, बिल्कुल, और वो होना चाहिए। पाकिस्तान में मुझे याद है कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में आया था और उसकी पॉजिटिव साइड्स भी थी लेकिन उसकी डाउन साइड्स भी बहुत थी। और बहुत सारे मुल्कों ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग को अपनी लोकल प्रोडक्शन से टैग किया है। मैं उसमें कई मिसालें दे सकता हूँ जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि आपको लोन मिलेगा अगर ये फ्रिज पाकिस्तान में बना है, अगर ये एसी, ये टीवी पाकिस्तान में बना है, अगर ये गाड़ी पाकिस्तान में बनी है। That is something which adds, वो लोगों के लिए भी एक अच्छी बात है और लोकल, हाँ, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है, बिल्कुल। इस किस्म की कंज्यूमर फाइनेंसिंग की पाकिस्तान में जरूरत है। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोल्यूशन बताया है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, हाँ, और ये इनोवेटिव भी है, आउट ऑफ बॉक्स भी है। और इससे फायदा ये होगा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स सोचने की ही जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। IMF का, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एक ब्यूरोक्रेसी टाइप का जो एक मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है कि जी इस पर आप बस साइन कर दें और ये सैलरीड क्लास पे
टैक्स जो है वो 50 की बजाय 150% कर दें और उनको मार दें। तो हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम इनोवेशन में जाएं। पाकिस्तान में कंज्यूमर फाइनेंसिंग ग्रो करेगी, और जैसा कि आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि आज के दिन में काइबर वॉज 18%, शायद बैंकर को ज्यादा अंदाजा होगा, विच इज हो गया ना। और आपने खुद अभी कंफर्म किया कि न्यूज आ गई कि जी नेक्स्ट मंथ जब हमारे फिगर्स आएंगे इन्फ्लेशन के, तो वो सिंगल डिजिट में होंगे। बिल्कुल। दैट मीन्स के 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी वाज़ेह तौर पे दिखती है, होनी चाहिए। उसकी वजह लेकिन शारिक साहब रूम तो पहले भी बहुत था, कमी बहुत कम की गई। जब बढ़ाना था तो आपको याद होगा 400 बिप्स भी एक बार बढ़े थे, 250 बिप्स भी एक बार बढ़े थे, लेकिन अब कमी की जा रही है तो 150 बिप्स से ज्यादा नहीं की गई। सिंस हम देख सकते हैं ये बजट से पहले 2 दिन पहले मेरा मुशाहिदा ये है कि स्टेट बैंक पिछले 1.5-2 साल से बहुत ओवर कॉशियस है। मतलब है कि बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट खतरात, आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का कभी भी डिफॉल्ट का चांस था। वो सुडो किस्म के जो हैं हमारे इकोनॉमिस्ट आतिफ मियां जो रोज एक ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट एक मशगला है ना। बिल्कुल। तो हम सब, मैंने तो ये देखा कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, पाकिस्तान में कभी डिफॉल्ट हुआ, बल्कि हमारे नंबर्स इंप्रूव हुए। नताशा आप देखें ना हमारी, तो बिल्कुल अब तो बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। अगर हम लास्ट ईयर से अब तक देखते हैं तो ये फिस्कल ईयर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखें आप, हमारा यस खत्म, दैट इज द वर्ड, खत्म। प्लस हमारा आप एक्सपोर्ट्स देखें, बावजूद इसके पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि आपका रूपी एप्रिशिएट हुआ और डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, 331 से 280 पर आ गया और एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। 3 दहाइयों में हमेशा ये होता था, और इकोनॉमी का जो परसेप्शन था वो ये था कि आप डॉलर को डेप्रिशिएट करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में अदरवाइज हुआ कि आपका रूपी अप्रिशिएट हुआ और आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी उसने 30 बिलियन को टच किया, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी। तो आई थिंक देयर इज अ गुड न्यूज ऑल अराउंड। वेल, आपने काफी डिटेल बताई है। मैं अगेन श्वेत साहब से पूछना चाहूंगी। श्वेत साहब, माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से ही सवालात बहुत सारे मेरे जहन में। सबसे पहले इस सेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे अगर पाकिस्तान में इसका फ्यूचर या पाकिस्तान में इसका ट्रेंड देखा जाए? और यहाँ पे खासकर आपने एक फीमेल्स की बात की, विमेन के लिए बड़ी हेल्पफुल इसके लिए बात की कि ये है, तो किस तरीके से ये हेल्प करता है? अच्छा देखिए, अब आप अगर सेक्टर को कैटेगराइज करें ना तो 2 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। एक ये रेगुलेटेड सेक्टर है और एक इनफॉर्मल सेक्टर है। अच्छा, रेगुलेटेड में माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आते हैं जिनकी टोटल तादाद 12 है इस वक्त। दे ऑल आर लाइसेंस्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं ये, और इनके पास डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की अथॉरिटी भी है। ये लोगों के अकाउंट खोल सकते हैं बिल्कुल वैसी जैसे कमर्शियल बैंक खोलता है। सिर्फ 1-2 जगह पे इन पे कदगन लगाई गई है, और वो ये कि जी ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस या एलसी, जिनका वैसे भी माइक्रो फाइनेंस बैंक से कोई इतना ज्यादा लेना देना होता नहीं, तो ये काम ये नहीं कर सकते। उसके अलावा सारे जो एक जनरल बैंकिंग होती है वो ये कर सकते हैं। तो एक तो सेक्टर में जो इस वक्त लीड कर रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं। और दूसरा हमारे आर्म है जो कि NBMFIs कहलाती हैं, नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये इसको SECP रेगुलेट करता है। बैंक्स को स्टेट बैंक रेगुलेट करता है और NBMFIs को SECP करता है। तो अच्छा, अब ये जो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो ओरिजिनेट हुआ था ना, वो NBMFIs के जरिए हुआ था, बल्कि NGOs से हुआ था। पहले ये NGOs होती थी, ठीक है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते फिर वो स्टेट SECP के एम्बिट में आ गई, तो वो एक प्रॉपरली उनको किसी हद तक रेगुलराइज करना शुरू कर दिया, बट उनके पास डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की अथॉरिटी नहीं है। तो हाँ, तो अच्छा, अब आपने कहा कि जी सेक्टर की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो वेरी प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स इन पाकिस्तान कि इस वक्त आपको सुन के हैरत होगी कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि पिछले 77 साल से काम कर रहे हैं,
उनसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस भी तो है ना वो। हाँ, माइक्रो फाइनेंस नहीं, मैं उससे तो मैं कमर्शियल बैंक की अफादियत से तो बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी तेजी से हमारे नंबर्स, छोटे छोटे लोगों की बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो ये क्या आप कोलेट्रल या किस टाइप की उनसे कोई जस्टिफिकेशन लेते हैं या क्या चीजें आप उनसे मांगते हैं जब आप कोई माइक्रो फाइनेंस? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जो उनकी नीड्स है ना, अगेन फिर उसको हम ये देखते हैं कि जो नीड्स उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने से रिलेटेड है वो तो हम उसको माइक्रो फाइनेंस में कैटेगराइज कर देते हैं। लेकिन जो नीड्स उनकी कंज्यूमर रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी को अपना वो लेना है, टीवी लेना है, अपना पुराना टीवी उसको अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा लेना, तो ये माइक्रो फाइनेंस में नहीं आता। हम उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को फाइनेंस जिन्होंने उस चीज से कोई इनकम जनरेट करनी होती है, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है इससे ऑटोमेटिकली। और आप देखिएगा जिन मुल्कों में माइक्रो फाइनेंस ने तरक्की की उसमें सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग हुई है। यू आर वन ऑफ पायनियर इन दिस फील्ड। आप माइक्रो फाइनेंसिंग के बेताज बादशाह हैं जिसे बोलते हैं हम। क्या समझते हैं आप कि माइक्रो फाइनेंसिंग इकोनॉमी को ट्रिगर करने के लिए, खासकर इकोनॉमी वो छोटे हजरात जो बिल्कुल ही फारिग होते हैं, जिनको कोई अपना भी कर्जा नहीं देता और बैंक माइक्रो फाइनेंसिंग देता है, तो कैसे इसको और फर्दर उठाया जा सकता है और उजागर किया जा सकता है? देखिए इसको अब बिल्कुल किया जा सकता है और हमारा मिशन भी यही है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का कि उन लोगों को जिनको बैंक कर्जा नहीं देता उनको हम देते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि इकोनॉमी पे कैसे इंपैक्ट करता है, तो देखिए इकोनॉमी को एक तो होता है ट्रिकल डाउन कि जी ऊपर से कुछ होगा तो फिर वो ऐसा ऐसा नीचे आएगा, नहीं, ये हम इसको कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। अच्छा, बॉटम अप अप्रोच में होता ये है कि आप जितने आपके मुल्क के अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको फाइनेंसिंग थोड़ी बहुत दीजिए, जिससे उनके अंदर का जो छुपा हुआ हुनर है वो बाहर निकले। और जब ये छोटे छोटे हुनर मिलते हैं तो वो एक इंटीग्रेशन हो जाती है ओवरऑल इकोनॉमी में। देखिए सबसे बड़ा इकोनॉमी का मसला होता है आपकी जॉबलेसनेस, ठीक है ना। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यानी कि हम अगर एक औरत को 50,000 का कर्जा देते हैं तो वो 3-4 औरतें खुद ब खुद अपने साथ रखती है वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चाहे वो सब्जी मंडी से वो सब्जी लाकर उसको सफाई कर रही हो, सिलाई मशीन कर रही हो, या वो जो सेकंड हैंड कपड़े होते हैं उनको उधेड़ के दोबारा से बना रही हो। और ये बड़ा आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारी मार्केट्स में कि बहुत ही सस्ते आपको बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? वो होते ही ये है कि ये लोग सेकंड हैंड मार्केट से कपड़े लेते हैं, उनको अनस्टिच करते हैं पहले। तो क्या रॉ मटेरियल हो रही है? अगर मैं एक सवाल ये करूं कि इसका मार्कअप रेट क्या होता है? अच्छा जी, मार्कअप रेट इसका आम बैंक से ज्यादा होता है। कितना? अराउंड 27% हमारा मार्कअप होता है। लेकिन अगर आप ध्यान में रखिए कि आपका पॉलिसी रेट अब से 2 महीने पहले तक 22% था। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने 100,000 थोड़े से लोगों की आसानी के लिए 100,000 अगर आपने कर्जा लिया है माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू, तो उसके ऊपर कितना मार्कअप होगा? 1,27,000 टोटल आपको वापस करना होगा, 27,000 एक्स्ट्रा होगा। ट्रांचेस कैसे होंगी? ट्रांचेस मंथली कितने अरसे में? 1 साल में। एक साल में? 1 साल में आपने अगर वापस अच्छा, करना है। इतने ज्यादा बेगर्स, इतनी ज्यादा बेगिंग बढ़ गई है, तो उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जाए? हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए एक बार आप फिर बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए? अच्छा, अब आपने जो बेगिंग की बात की ना, अगेन इसमें कुछ तो हैबिचुअल बेगर्स होते हैं। उन हैबिचुअल बेगर्स को तो हम माफिया का नाम दे सकते हैं। उनको आप कुछ भी दे दीजिए, उन्होंने सारी जिंदगी बेगिंग ही करनी है। लेकिन कुछ बेगर्स ऐसे होते हैं कि जो मजबूरी में बेगिंग आ जाते हैं, जिनके पास और कोई, तो उनको हम बिल्कुल अपने उस मुआशी दायरे में ला सकते हैं। उनको हम थोड़ी सी रकम फराहम कर दें जिससे कि वो जो छोटा मोटा जो भी काम करता है, जैसे स्कूल जब खुलते हैं तो उस जमाने में वो अपने बस्ते सीते हैं या स्कूल की कॉपियां बाइंडिंग करते हैं, तो इस टाइप के कामों के लिए उनको गोंद चाहिए होती है, उनको धागा चाहिए होता है। You know everything because you are connected with this field, I guess. ये आपको काफी चीजें पता है। Better is this ना, तो हमारा ये मतलब कोई आपने भी कहा बेताज बादशाह, तो मुझे हंसी आ रही थी कि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। मतलब हमने तो सारी जिंदगी इन्हीं में लोगों में रहना है। अभी मैं आपके पास आने से पहले मैं खोखरापार में बैठा हुआ था, डायरेक्ट वहां से यहाँ आया हूँ। तो लेकिन हमें उनकी नीड्स का पता है।
अच्छा एक और चीज, सॉरी मैं आपसे दोबारा सवाल करी कि 1 साल का अरसा बहुत कम नहीं है कि अगर एक बंदा, इतनी कम माइक्रो फाइनेंस तो बहुत कम अमाउंट है ना, वो अगर 1 लाख रुपए ले रहा है तो वो उसके पास इट मीन्स कि उसके पास इनकम का ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए वो आया बैंक में। और फिर वो 1 साल में कितना कैसे देगा वो इतना बड़ा अमाउंट? उसके लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है जब वो 1 लाख का कर्जा ले रहा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एवरेज लोन साइज 60,000 है, तो 1 लाख का कर्जा हमारी बुक्स में बड़ा कर्जा कहलाता है, ये भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की, ठीक है। तो उसके अंदर नॉर्मली अगर कर्जा आप अज्यूम कर लें 50,000 अगर उसका कर्जा है, ठीक है ना, तो उसको तकरीबन 6-7 हजार रुपए महीने के अगर देने पड़ते हैं, तो ये जहन में रखिए कि वो औरत दिन का जो है 1,500 से 2,000 रुपए आराम से अर्न कर रही है वहां से, ठीक है ना। उस जगह अगर उसमें से उसने 400-500 रुपए या इससे भी कम 200-300 रुपए वो अलग रख लेती है जो महाना उसने किस्त देनी है, तो उसका तो काम पूरा हो गया। आप उसको ब्रेक करके बात कीजिए कि जी अगर उसने 50,000 का कर्जा लिया और उसको 200 रुपए मार्कअप उसको देना पड़ रहा है, तो इट इज ओके। ये उसकी गरीब के लिए सबसे बड़ा मसला एक्सेस टू फाइनेंस है, और उसकी जरूरत के वक्त उसको पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए ये नहीं है। वरना अगर आप देखें, अब देखें जैसे बड़े लोग होते हैं वो तो एनुअलाइज रेट पे बात करते हैं ना, तो कहते हैं जी वो 40% या 30% या 25% तो बहुत ज्यादा है। गरीब का मसला, अगर एक सब्जी फरोश सुबह सब्जी मंडी जाता है और वहां से 12-14 हजार रुपए की सब्जी लेता है, रात को वो 20,000 रुपए की उसको बेच के 5,000 रुपए अपनी पॉकेट में डालता है, ठीक है। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स बाकायदा सर्वेज के बात की है हमने। जी। तो आप देखिए उसके लिए ये मसला नहीं है कि वो उसने 300 रुपए या 400 रुपए एक्स्ट्रा जो हमें इंटरेस्ट की मद में दे दी, ये उसके लिए मसला नहीं। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको वो 20,000 कोई देता नहीं है, जो कि माइक्रो फाइनेंस बैंक या माइक्रो फाइनेंस इदारे देते हैं। राइट। आज मुझे मजा आ रहा है प्रोग्राम करने में, बड़ी अप्रिसिएशन भी मिल रही है और कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मैं शारिक साहब आपसे पूछूंगी, एक तो इकोनॉमी के हालात और थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे जो मुल्क की अभी जो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, आपने सही कहा कि 2 साल पहले काफ़ी मुश्किलात थी और अब नंबर्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी टास्क फोर्स बनाई, बिजली के चैलेंजेस बहुत हैं, IPPs के हवाले से सब बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत इंटरनेट के भी मसाइल अभी कुछ सॉर्ट आउट हो रहे हैं, कुछ बाकी हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, ख़ासकर जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली एक सर्टेनिटी आ गई और फिर उसके बाद अब आगे बढ़ रहे हैं? नताशा, देखिए हम लोग के मुआशरे में पिछले चंद सालों में एक नेगेटिविटी ये आई कि एक बहुत छोटे से डे टू डे प्रॉब्लम को हम उसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा करके पेश करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसको हम पाकिस्तान मुखालिफ नारों में तब्दील कर देते हैं। वेरी बैड, विच इज़ वेरी बैड। मतलब जस्ट अजराह मजाक के कराची में एक बड़ा मशहूर निहारी वाले की क्वालिटी कम हो गई तो उन्होंने कहा जी ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी धांधली हो रही है। वो कचरा भी खुद फेंकने के बाद बोलते हैं गवर्नमेंट साफ करे, ये तो बहुत ही एक अजीब किस्म की वो है। ये एक ट्रेंड, इसको डिफीट करना है एंड आई एम हैप्पी टू शेयर एट दिस लेवल कि ये बड़ी तेजी से कम हो रहा है और जो हमारा नौजवान तबका है उसने पिछले 5-6 सालों में ये रियलाइज कर लिया है कि ये जो फेक न्यूज़ है, ये जो डीप मीडिया है जो कि पाकिस्तान की जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचा रहा है। तो बड़ी पॉजिटिव पिक्चर देख रहे हैं मीडिया में, तो वी आर आल्सो इंक्लूडेड। नो सोशल मीडिया में आप देखें ना, एंड हमारा नौजवान जो है वो बड़ी तेजी से उसने ये रियलाइज किया कि नो, लेट्स स्प्रेड गुड न्यूज अबाउट पाकिस्तान, लेट्स टॉक गुड थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। तो उसमें जब तब्दीली आई तो आपने देखा कि वही नंबर्स जो कि लोग कहते थे कि जी ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, वही नंबर्स आज हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, so it is which eye glass you are wearing, ये that is important। अब आने वाले वक्तों में ठीक है ये इंटरनेट का इशू आया है, इंटरनेट स्लो हुआ है और ये पूरी दुनिया में होता है कि जब आप अपने ब्रॉडबैंड सिस्टम को या अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अपने मुल्क को मुल्क दुश्मन लोगों से बचाने के लिए आप अपने मीडिया में कुछ नॉर्म्स
क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज भी नताशा मुझे बताइए कि क्या किसी मुआशरे को अगर बेलगाम छोड़ दें वो तो बहुत ज्यादा खराबी पैदा करता है, कितनी खराबी पैदा करेगा। बेशक। और आज ये तकलीफ बर्दाश्त कर लेना कि हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं जो इंटरनेट और उसको इस्तेमाल करते हैं आईटी के, उनको थोड़ा बहुत नुकसान शायद हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा, बट वो ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, ये इम्प्रूव हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसको और बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स आप देखें कि एक्सपोर्ट से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जो एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हुई थी, यकीनन आपने भी इसे जरूर इसमें शिरकत की होगी, कैसा इसका रिस्पांस था? बहुत जबरदस्त, दिस वाज ब्रिलियंट एग्जीबिशन। अराउंड $2 बिलियन के ऑर्डर्स या नेगोशिएट हुए या उन पर डिस्कशन हुई। पाकिस्तानी, आप अगर नताशा वहाँ जाती तो आपको बड़ी खुशी होती ये देख के कि छोटी छोटी कंपनी सर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, जो उनकी प्रोडक्ट रेंज थी, जो उनकी पैकेजिंग थी, वहाँ जो इंटरनेशनल उन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्स, मेस्मराइजिंग। वहाँ जो फॉरेनर्स आए हुए थे, और आपको पता है कि सैकड़ों डेलीगेट्स आए थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। TDAP ने ये बड़ा जबरदस्त काम किया, जो हमारे CEO है जुबैर मोतीवाला साहब, ये डिड अ ग्रेट जॉब। तो वो लोग जो पूरी दुनिया से आए हुए थे, आप देखें कि वहाँ पर वो हैरान थे कि पाकिस्तान में इतनी शानदार चीजें बन रही हैं जी, और ये क्यों मुमकिन हुआ? एक एग्जीबिशन हुई। ऐसी बहुत सारी एग्जीबिशंस होने जा रही हैं। तो शारिक साहब, हमारे पास जो मार्केटिंग जॉनरा है वो चेंज हुआ है, अब एग्जीबिशन के थ्रू अब आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा क्या आप चाहते हैं। That's right. किसी भी सेक्टर के लिए, सिर्फ ये एग्री प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, और भी हमारे पास जो ऑप्शंस है। That's right. आप देखें कि पाकिस्तान ने IT की जो एग्जीबिशंस की हैं मीना सेंटर में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, दुबई में, ये सारी जो हमारी IT की एक्सपोर्ट्स इतनी तेजी से बढ़ी हैं, बिल्कुल उसकी वजह वो एग्जीबिशंस थी जिसमें यंग पाकिस्तानी IT कंपनीज, स्टार्टअप्स वहाँ गए, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया को दिखाई। पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट्स जो है, रीप जो उनकी एसोसिएशन है, वो ये क्लेम कर रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट 25 जून में $7 बिलियन होगी, जो कि आज 4 थी। आप अंदाजा कीजिए कि चंद साल पहले वही चावल जो 500, 600, 700 मिलियन डॉलर का टारगेट सेट करना पड़ेंगे ना, ताकि हम टारगेट सेट करेंगे तो आगे उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। मैं शुएब साहब से पूछना चाहती हूँ, शुएब साहब, माइक्रो फाइनेंसिंग के अगर थोड़ा सा एक रोल की बात की जाए तो बेटरमेंट के लिए कैसे, ये खासकर सिर्फ स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है? देखिए, भी कर रहा है, और इसमें वो कहते हैं ना, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि ये आगे भी कर सकता है। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें कि मेरा ख्याल है कि हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो हमने माइक्रो फाइनेंस में देखे, हमारे पास जो फंडिंग आती है वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन से आती है, और जो डिपॉजिटर है बहरहाल उसको अपने पैसे पे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए होता है। दुनिया में क्या होता है कि ऐसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर्स में डाल दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान में एग्री सेक्टर को हमने किया हुआ है। अगर गवर्नमेंट लेवल पर या जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर वहाँ पर ये हो फीलिंग कि जी हमने इस सेक्टर को फंडिंग प्रोवाइड करनी है, क्योंकि फंडिंग बहरहाल वो हमारे पास आती है, हम आगे उन गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं और उस पर अपना मुनाफा लेते हैं, और फिर वापस जिससे हमने फंडिंग ली होती है उसको हम वापस कर देते हैं। तो फंडिंग एक बहुत बड़ा इशू है सेक्टर के लिए, और चूंकि इंटरनेशनली भी क्राइसिस, कोविड वगैरह आए और उसके बाद, तो अगर इस मामले को इस तरह से देखा जाए कि जी पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को भी एग्री सेक्टर की तरह प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया जाए, तो फंडिंग आना शुरू हो जाएगी। और उससे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन छोटे छोटे, देखें, वो इन लोगों को अगर आप एम्पावर कर देंगे ना, और स्पेशली वुमेन, अभी मैं उस पर बात कर सकता हूँ, हो सकता है आपने सवाल भी करना हो, लेकिन ये काम अगर आप थ्रू वुमेन वर्कफोर्स, जो कि हमारी 50% वर्कफोर्स है, और स्पेशली रूरल एरियाज में, वो या तो आइडल बैठी है बेचारी, और या फिर उससे खेतों पे वो भुट्टी चुनवा रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो बहुत कुछ कर सकती है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे अपने मुल्क में। हमने साउथ पंजाब में देखा है, हमने सिंध में बहुत ज्यादा देखा है कि जब उनको थोड़ा सा पोटेंशियल, उनको इंकरेजमेंट मिली तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो
जरूरत इस बात की है कि जी हम लोगों को फंडिंग दें, आसान शराइत पर दें और इस सेक्टर को थोड़ा सा इस्टेब्लिश होने दें। जिस तरह से दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब एक सेक्टर इस्टेब्लिश हो जाता है, सस्टेनेबल हो जाता है, तो फिर वो मार्केट डायनामिक्स जो होती हैं वो उस पर वर्क करती हैं। आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपकी क्या डिमांड होती है जब आपसे कोई कर्जा लेने आए या माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू चाहे, तो आप क्या उनसे चीजें मांगते हैं? देखिए जी, मैं सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक में काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो सिंध के जो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडर्स हैं, हम उनमें शुमार होता है हमारा। जी। अच्छा, अब आपका सवाल कि हम क्या मांगते हैं उनसे? हम उनसे कुछ नहीं मांगते अलावा उनकी शनाख्ती कार्ड के, और चूंकि हमने एक सिलसिला बनाया होता है कि जी उस इलाके में या उस मोहल्ले में कोई एक आपका शख्सी जमानत देने वाला शख्स है या नहीं। देयर इज नो कोलेटरल, यू कैन कंसीडर इट एज अ क्लीन लैंडिंग। ठीक है, इट इज अ क्लीन लैंडिंग इनफैक्ट। ठीक है ना, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम उनसे बिजली का बिल भी नहीं मांग सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग अब घरों में रहते भी नहीं है या रेंट पे रहते हैं या उन छोटे छोटे एक शिफ्ट किस्म के जगहों पे रहते हैं, तो हम तो उनसे बिजली का बिल भी नहीं मांगते। सिर्फ हम जो गौर से देखते हैं वो ये कि क्या इस औरत या इस मर्द में जिस काम के लिए ये पैसा मांग रहा है, क्या इसके अंदर सलाहियत है। कैसे प्रूफ करेंगे आपके नहीं, पास? वो प्रूफ करने के लिए देखें, इसका सिंपल तरीका है, इसको डॉक्यूमेंट से तो आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते। हमारा उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है वो ये होता है कि हम उनकी वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं। अच्छा। हम वहां जाके देखते हैं कि जी वो क्या कर रही है, वो कहां से माल लेकर आती है, वो किन लोगों को माल देती है। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर हम अपना, मुझे बड़े फख्र से मैं ये बात कहता हूँ कि 3 दिन हमारा टर्न अराउंड टाइम है। हम 3 दिन के अंदर फैसला कर लेते हैं, जिसको इंशाल्लाह डिजिटलाइजेशन जब हमारी हो जाएगी तो वी विल रिड्यूस इट टू 1 डे, कि हम उस पूरे प्रोसेस को 1 दिन के अंदर फाइनल करके यस या नो कर देते। तो डिजिटलाइजेशन कैसे हेल्पफुल होगी आपके लिए? और डिजिटल तो कुछ भी हो सकता है, मतलब डिजिटल तो आप कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जी, देखिए फिजिकली तो एटलीस्ट यू आर सेटिस्फाइड या यू आर सीइंग समथिंग। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डिजिटल बैंकिंग में और माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में। देखिए, हम ये कहते हैं कि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, जैसे भी आपने लफ्ज है, फिजिकली जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। कुछ लोगों ने, और उस पर SECP ने बहुत अच्छा इकदाम ले लिया है कि कुछ लोगों ने आपके मोबाइल पर आपको प्री अप्रूव्ड मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। वो उन्होंने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके कॉल रिकॉर्ड से इससे अंदाजा लगा लिया और आपको कह दिया कि जी आपको इतना लोन 20,000 रुपए का अप्रूव हो गया। आपसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, उनको कोई पता नहीं है कि आपने उस 20,000 का क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली बाद में क्या हुआ, लोगों ने वो इस्तेमाल किए और उनकी डाटा को, चूंकि उस कंपनी ने वो कर लिया था, फैच कर लिया था, तो उसका मिसयूज किया गया। फैच कर लिया या चुरा लिया? हाँ, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता, वो अनअवेयर थे। देखिए उसमें होता ये है कि जब आप कहते हैं कि जी मैं इंटरेस्टेड हूं इस लोन में, 20,000 के लोन में, तो वो कहते हैं कि अच्छा जी आप फलानी ऐप डाउनलोड कर लीजिए हमारी। उस ऐप में एक ऑप्शन लिखा हुआ होता है कि जी आप अपने डाटा को एक्सेस दे रहे हैं हमें। अब उस वक्त वो आदमी कह देता है कि जी यस कर देता है, तो बाद में वो डाटा, तो उसका मिसयूज किया, उसका अब्यूज किया, उसके जरिए ब्लैकमेलिंग की। तो ये डिजिटल के डीमेरिट्स है। अच्छा, माइक्रो फाइनेंस में डिजिटलाइजेशन आपके सिस्टम को स्मूथ कर सकती है, इसको स्पीड अप कर सकती है, लेकिन ये उस चीज का नेमुल बदल कभी भी नहीं हो सकती कि जब हम उस औरत के घर पे जाके देखते हैं कि वो क्या सी रही है। जैसे औरंगी टाउन में अड्डा बना के वो सिलाई का काम कर रहे होते हैं, उस पर पूरे मोहल्लों के मोहल्ले हैं इस काम के लिए। ठीक है ना, वो एक लकड़ी का वो बना के वो सब पूरी फैमिली बैठ के वो काम कर रही होती है। वो तो हमने वो जाके देखना है कि वो माल कहाँ से ला रहे हैं, वो जूड़िया बाजार से माल ला रहे हैं, वो बेच कहाँ रहे हैं, वो तारिक रोड पे माल बेच रहे हैं। तो हमने उस साइकिल को पूरा कंप्लीट। सर ये क्यों बता रहे हैं तारिक रोड पर, कहीं सारे तारिक रोड के बायर्स वहां पहुंच जाए? नहीं, वो मुश्किल है उनके लिए पहुंचना, क्योंकि जिन इलाकों में वो रहते हैं वहां पे वो बायर। और मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात करते हुए
कि उनके मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। वो जो कपड़ा वो जो वहाँ पे बना रहे होते हैं, वो जब तारिक रोड पे बिकता है और हमें खुशी भी होती है और हैत भी होती है, उसमें मार्जिन भी होते हैं। चलेंगे तो अच्छी बात है। मैं शारिक साहब से पूछूंगी, शारिक साहब इन्होंने मैसेजेस की बात की, हमें तो सिर्फ वही वाले मैसेजेस आते हैं कि आप इतने पैसे जो है वो जमा आपके निकल आए, आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो खैर ऑन अ लाइटर नोट, तो शारिक साहब इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं और अभी हमने कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से बात की, तो क्या लगता है नेक्स्ट ईयर कंज्यूमर फाइनेंसिंग बढ़ेगी? क्योंकि खासकर हाउसिंग फाइनेंस जो कि हम वेस्ट में देखते हैं तो बहुत बड़ा ही एक अच्छा उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप हाउसिंग फाइनेंसिंग करके ही अपना हाउस अच्छा बिल्डअप करते हैं। नताशा, पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस तो आपको पता है एक अभी तक ख्वाब है लोगों के लिए, बहुत महदूद लेवल पर HBFC जो है वो भी कोई इतना कामयाब इदारा नहीं है। और इसी तरह जो पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं ना, बेसिकली देखें, मैं हमेशा आपके शो में कहता हूँ और कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेट ये कि पाकिस्तान के जो 5 बैंक्स हैं वो 5 सेठों के पास हैं, वो उनका इकोनॉमी में प्रॉफिट्स कमाने के अलावा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसलिए कि वो जो 5 बड़े बैंक्स हैं वो इतने सिक्योर्ड हैं, उनका सारा पैसा जो है वो हुकूमत के पास चला जाता है और वो बोरोइंग में हो रहा है ना, तो वो तो फिर आप उनकी सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं कि वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेते। शोएब साहब ने बताया कि ये एक 25,000 का लोन एक ऐसे शख्स को जिसके पास कोई कोलेट्रल नहीं है उसको 3 दिन में दे देते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के 5 बैंक्स में से पिछले 15 साल में अगर आप उनका डेटा का एनालिसिस करें तो उन्होंने इंडस्ट्री के लिए शायद अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% नए लोगों को फाइनेंसिंग नहीं की होगी। पाकिस्तान में क्यों नहीं इंडस्ट्री लग रही? इसलिए कि कैपिटल नहीं है। अभी ये शोएब साहब कह रहे थे कि भाई लोगों को जब तक आप कैपिटल नहीं देंगे तो वो बिजनेसेस कैसे स्टार्ट करेंगे। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त शदीद सूरत हाल है, बहरान है कि इंडस्ट्री नहीं लग रही, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे बैंक्स नहीं है जो लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा दे। दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। अनलेस दिस सिचुएशन इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट का कोई ऐसा बैंक आए या नेशनल बैंक अपना रोल चेंज करे और वो इंडस्ट्री को फाइनेंस करे ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट या थोड़ा सा नए बिजनेसेस तो आए। एग्जैक्टली। कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत आसान बैंकिंग है बैंकर्स के लिए, बड़ी प्रॉफिटेबल है, इसलिए बड़ी क्विकली होते हैं। आपने गाड़ी अगर लेनी हो तो वो 2 दिन के अंदर आपको कार लोन सैंक्शन हो जाता है। नॉन प्रोडक्टिव लोन लेने के लिए बैंक्स में बहुत आसानी है। प्रोडक्टिव लोन लेने के लिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है, वॉल्यूम बड़ा होता है, पैसे ज्यादा चाहिए होता है, उसमें हमारे यहाँ अभी बहुत बड़ा फेलियर है। और आई कैन से कि अनलेस पाकिस्तान में कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए जो इंडस्ट्री को पैसा दें, तभी पाकिस्तान में चीजें बहुत तेजी से इंप्रूव हो जाएंगी। अच्छा, इससे पहले भी कुछ फाइनेंसिंग तो की गई थी, इंडस्ट्रीज ने बड़ा फायदा उठाया था, तो फिर उससे एक नुकसान ही हुआ था। मैं टर्फ की बात कर रही हूँ और उससे पहले जो एक वो तो देखें एक बहुत बड़ा स्कैम था। वो $2.5 बिलियन पाकिस्तान के 90 लोगों को दे दिए गए और उसमें से 90% शायद ऐसी इन्वेस्टमेंट हुई जो लोकल कंजम्पशन की चीजों में इंडस्ट्री लगी और वो नए लोगों को नहीं दी गई, वो SMEs को नहीं दी गई, वो एक्सपोर्टर्स को नहीं दी गई, वो बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए प्रोडक्ट्स को नहीं दी गई। तो इट वाज अ बैड इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है कि वो जो टर्फ की इन्वेस्टमेंट है उसकी आज भी स्टेट बैंक को और पाकिस्तान को उसकी कॉस्ट जो है वो देनी पड़ रही है। और ऐसी फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। फाइनेंसिंग वो होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान में प्रोडक्टिव हो, नॉन प्रोडक्टिव फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। मैं शारिक साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि SME बैंक एक जमाने में हमारे यहाँ हुआ करता था। इस टाइप के कामों के लिए आपको स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो बैंक इस वक्त बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और प्राइवेटाइज होने के लिए आया हुआ है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट को शुरू में सपोर्ट करने पड़ेंगे जो कि SME फाइनेंसिंग। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। शारिक साहब ने सही फरमाया कि बैंक फाइनेंसिंग होनी चाहिए लेकिन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने चैलेंजेस हैं, अगर वो भी लोन्स वाला भी ठेका वही उठा ले तो फिर और क्या करें। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, आपको बीच में याद होगा कि एक बार उन्होंने ये प्ली भी की थी जो कमर्शियल बैंक्स थे कि आप एटलीस्ट SMEs को फरोग देने के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन फिर वो
रैप आउट हो गए? देखें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ये ठेका अपने सर ले ले, बिल्कुल ना करे। वो काम हमसे या जो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है उन्हीं से जरिए करवाए, लेकिन एक इकोसिस्टम ऐसा बना दे। जब आप एसएमई की बात करते हैं तो दुनिया जहान में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एसएमईज की, वो इसी तरह से हैं कि उसमें उनको फाइनेंस एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में किया जाता है, क्योंकि एसएमईज अगेन ये माइक्रो फाइनेंस से अगला स्टेज जो होता है एसएमई का होता है। तो मैं उस हवाले से बताऊंगा कि इवन स्टेट बैंक ने हमें स्पेशल केसेस में 3 मिलियन तक की परमिशन दी है एसएमईज के लिए। अच्छा। हाँ, तो लेकिन अगेन ये माइक्रो बता रहे हैं आपने पहले 500,000 का एक्चुअल हमारा जो है वो 5, इसके लिए हमें स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है स्टेट बैंक से। जी हाँ, एंटरप्राइज लोन के लिए अलग से वो परमिशन देते हैं, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का बेसिक जो वो मोटिव है या बेसिक जो उसकी स्पेशलिटी है वो ये नहीं है, एसएमई नहीं है। एसएमईज के लिए दुनिया में बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। हमारे पास भी, मैंने जैसे पहले बताया, एसएमई बैंक था। उस टाइप के 1-2 इदारे जरूर बनने चाहिए, क्योंकि एसएमईज को प्रॉब्लम फिर वही होता है जो कि उनके पास उस हद तक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती जो रिक्वायर्ड होती है इन बड़े बैंकों को। और बड़े बैंक्स अपने एक साइलोज में आके बैठ गए हैं। शारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि 10% भी नहीं हुआ हो, क्योंकि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं 80% जो है वो गवर्नमेंट के। साहब आपने भी कहा कि स्पेशली आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेनी पड़ती है अगर कोई ऐसा केस आ जाए। तो किस टाइप के लोग आपको आजकल के दौर में, जो बिल्कुल अभी करंटली बात करें, तो किस टाइप के लोग आपको कांटेक्ट करते हैं? कौन है जरूरतमंद जो ज्यादा, या कौन से जो एक स्पैन है उसमें पैसे लेते हैं? जी, मैं आपको बताऊं। अब पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमें केस टू केस बेसिस पे स्टेट बैंक पे नहीं जाना पड़ता। हमें अगर इंटरप्राइज लोनिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए हमें अलग से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, ज्यादा आपने सही बताया। तो एक तो चीज ये होगी। दूसरा ये कि देखें, अभी स्पेशली कोविड के बाद दुनिया तब्दील हो गई है। हमारे बिजनेसेस भी अभी तक उस झटके से बाहर नहीं निकले हैं। तो ये आपको जितने आप शहर में चले जाएं, जितने भी आपको आम दुकानें मिल रही होती हैं, यही लोग हमारे पास आते हैं लोन लेने के लिए। अच्छा, अब इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है अराउंड 5 लाख टू 1 मिलियन 2 मिलियन की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर जो स्टाफ होगा वो भी उसी तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो वही लोग हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस से एक स्टेप ऊपर के लोग हैं वो। अच्छा, जो खवातीन जो घरों में अपने बेरोजगार बैठी हैं, वो चाहती हैं कि उनकी कोई मदद करे, या वो कोई लोन लेना चाहती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, उनको सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि वो अपने ऊपर पूरा एतमाद रखें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमने औरत को या तो शोपीस बना दिया है या एक नाकारा पुर्जा बना दिया है। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। औरत सब कुछ कर सकती है और करती है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे मुझे खुशी होती है बताते हुए, सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक लैंडिंग ही पिछले 10 साल से सिर्फ औरतों को कर रहा है। एक्सक्लूसिवली शारिक साहब, हम लोग औरतों को लैंडिंग कर रहे हैं। और ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं मतलब 1-2 साल की बात नहीं करूँ, 10 साल की बात। तो हमारे तो विमेंस को बड़ा एक फख्र महसूस करना चाहिए, फख्र करना चाहिए, अपने ऊपर एतमाद रखना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो वाले काम कर रही है। अच्छा, एक तो वो खुद कुछ ना कुछ काम कर रही है, कारोबार कर रही है। उसके अलावा हमने ये देखा है कि ये चीज जो है उनके जो फैमिली या सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है उसको इंप्रूव कर देते हैं। कि जब औरत के नाम पे कर्जा हम इशू करते हैं, बेशक उस कर्जे में वो औरत के साथ उसका भाई, उसका बेटा, उसका शौहर, कोई भी उसके साथ, लेकिन वो जो मर्द है वो सेकेंडरी रोल में आ जाता है, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि ये औरत के नाम पर कर्जा जारी हुआ है और कल को बैंक ने जब लेना है तो वो उस औरत से ही लेना है। तो औरतें, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके अंदर एंटरप्रेन्योर स्किल्स बहुत ज्यादा होते हैं। उनको सिर्फ अनफॉर्चुनेटली मौके नहीं मिलते, क्योंकि हमारा वो जो एक स्टेरियोटाइप माइंडसेट बना हुआ है कि यार नहीं, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। और ये तो मौके फराहम करते हैं माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जैसे इदारे बहुत अच्छी तरह से मौके फराहम करते हैं। और
करते रहेंगे आगे भी। और औरतों को सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखना है कि जी हम कर सकती हैं, और वो कर रही हैं। चलें जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है फीमेल्स के लिए, विमेंस के लिए, खासकर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई तो है जो सोच रहा है। माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से डिटेल हम डिस्कशन कर रहे हैं। शारिक साहब से पूछते हैं। शारिक साहब, बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं, सर्विसेज सेक्टर के हवाले से बात करें तो क्या स्कोप दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिजनेसेस देखें तो दे नीड द फाइनेंसिंग, तमाम चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चैलेंज है। देखिए, सर्विसेज सेक्टर में सबसे बड़ा सर्विसेज सेक्टर तो आईटी है, और आईटी में डेफिनेटली वो ये कहते हैं कि जी हमको प्रोसीजरल स्ट्रक्चर में आसानियां पैदा कर दें। हमको लोन नहीं चाहिए, हमको कोई टैक्स, कोई सेल्स टैक्स, कोई इनकम टैक्स, कोई उसका कोई इशू नहीं है। हमको स्ट्रक्चरल जो हमारे यहाँ है हमारे बिजनेस का, उसमें आसानियां पैदा कर दें, उसको एफिशिएंट कर दें, और पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स और जो आईटी कंपनीज हैं उनको दुनिया में ले जाकर आप इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि उनके लिए बिजनेस लेना जो है वो आसान हो जाए। पाकिस्तान के टैलेंट को हमको ले जाकर बाहर बेचना है, और वो टैलेंट पाकिस्तान में बेतहाशा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारा सर्विसेज सेक्टर और बहुत सारे हैं हमारी। और फिर आपने एग्जीबिशन की बात की तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क। थैंक यू सो मच शारिक साहब, आपने ज्वाइन किया। शुएब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट माइक्रो फाइनेंसिंग, जो कि बड़ी हेल्पफुल साबित हो रही है और आने वाले दिनों में भी होगी, क्योंकि इसका फ्यूचर खासकर फीमेल्स के लिए, विमेंस के लिए और पाकिस्तानी औरतों के लिए बहुत जरूरी है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।